Yes, student, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the occupational disorders. In last class, we are discuss about the occupational asthma. Our today class is on occupational dermatitis, है ना? तो आज हम occupational dermatitis के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. occupational dermatitis, तो डर्मेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस इज़ नोन एज द डर्मेटाइटिस. ठीक है, तो जो स्किन की लेयर है डर्मिस, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना डर्मेटाइटिस कहलाता है. या ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस जो है वो एक तरह का क्या है, टाइप कह सकते हैं हम डर्मेटाइटिस का. ठीक है, तो बेस्ड या इसको कई बार जो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि मेनली जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो ऑक्यूपेशन की इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड यूज़ किए जाते हैं, तो उनके कांटेक्ट होने की वजह से ड्यू टू द लैक ऑफ पीपीई एंड डायरेक्ट एक्सपोजर विद द केमिकल्स द डिजीज ऑफ ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस अकर्ड. ठीक है, occupational dermatitis is a pathological condition occurring in the skin due to the occupational exposure resulting in non-infectious inflammation. या मेन जो है कि यहाँ पर किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जो है केमिकल एक्सपोजर हो रहा है. केमिकल एक्सपोजर होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस हो रहा है. ठीक है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं. ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस कैन बी डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन कॉज्ड बाय द वर्किंग एनवायरनमेंट और बाय स्किन कॉन्टैक्ट विद ए डैमेजिंग सब्सटेंस. तो डैमेजिंग सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? यहाँ पर कोई भी हार्मफुल केमिकल जो है वो डैमेजिंग सब्सटेंस हो सकते हैं. ठीक है, बात करें हम हार्मफुल केमिकल की, तो क्या क्या कौन से हार्मफुल केमिकल जो है वो ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो हार्मफुल केमिकल में जो है जैसे ऑयल पेंट हुआ, ठीक है, उसके अलावा जो है कंसनट्रेट एसिड हुआ. ठीक है, तो ये सारे जो है हार्मफुल केमिकल हैं. ठीक है, पेस्टिसाइड्स हुए, तो ये सब क्या है, हार्मफुल केमिकल है जिनका डायरेक्ट अगर एक्सपोजर होता है, स्किन के साथ इनका टच होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है फिर इनके अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होती है और ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस अकर होता है. कैरेक्टराइज बाय रेडनेस, इरिटेशन, फीवर एंड ओकेजनली स्वेलिंग दैट लीड्स टू एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट. ठीक है, तो किसी को भी अगर स्किन में कंटिन्यूस जो है इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट होता है. ठीक है, तो वो कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं उसको मेंटल अल्टरनेस भी देखने को मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिवलेंस रेट ऑफ ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस. ठीक है, इसको डर्मेटोसिस भी बोला जा सकता है या डर्मेटाइटिस भी बोला जा सकता है. सेम कंडीशन है, सेम टर्म है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं. ठीक, बात करें यूरोप में 7.1% है, वियतनाम में 2.5% है, थाईलैंड में 11% है. ठीक है, और ये पेस्टिसाइड्स है, यहाँ पर ये गलत हो गया थोड़ा सा. ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. पेस्टिसाइड्स इंड्यूस डर्मेटोसिस इन कॉमन इन इंडिया विद ए प्रेवलेंस ऑफ 26.7% टू 36.6%. ठीक है, जो इंडिया के अंदर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की वजह से होने वाला जो है वो डर्मेटाइटिस होता है, और इसकी जो प्रिवलेंस रेट है वो देखा जाए तो 26.7 टू 36.6% है. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोज एंड रिस्क फैक्टर. डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल सच एज कॉस्टिक सोडा, ठीक है, सबसे कॉमन है, जिसकी वजह से डायरेक्ट एक्सपोजर अगर ज़्यादा टाइम तक होता है. पेट्रोलियम एंड क्रोमियम कैन बी कोज ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस. तो ये कॉमन है जिनकी वजह से ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस होता है. बाकी और भी काफ़ी सारे केमिकल हैं, और कौन कौन सी केमिकल इंडस्ट्री है जहाँ पर कि मेनली ऑक्यूपेशंस जो है, कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जो कि जाने जाते हैं टू कोज ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस. फर्स्ट है ग्रास एंड द ओकेलियन वर्क, व्हीकल assembly line work, spray paint work, machine tool operation, construction and the electroplanting industry, leather tanning industry, printing, synthetic cloth, fertilizer industry, petrol refinery, agriculture industry. So these are the common industries
जहाँ पर कि काम करने वाले वर्कर को जो है वो ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस ज़्यादा होने की रिस्क रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की कि इसका अक्रेंस क्या होगा। तो वेन एवर द केमिकल और इरिटेंट कम इन द कॉन्टेक्ट विद द स्ट्रेटम कॉर्नियम, हॉर्नी लेयर जो है उससे के, तो उससे वजह से क्या होगा कि लिपिड प्रेजेंट इन द लेयर आर रिमूव। ठीक है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है उस प्रोटेक्टिव लेयर में सबसे पहले जो है उसका एक्सपोजर होगा और वहाँ से लिपिड जो है उस केमिकल की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करें, विथ रिपीटेड एक्सपोजर टू द इरिटेंट द कैरेटिनिन फ्रॉम द स्किन लेयर इज ऑल्सो रिमूव्ड। ठीक है, रिपीटेटिव अगेन एंड अगेन अगर इसका एक्सपोजर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कैरेटिन है स्किन में पाया जाने वाला, ठीक है, तो कैरेटीन जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करता है और वो भी जो है लेयर से रिमूव हो जाता है और उसकी वजह से जो है डैमेजिंग की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट, लीडिंग टू द ईचिंग, ड्राई स्केलिंग एंड द ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनकी वजह से ईचिंग हो सकती है, स्केलिंग हो सकती है और ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकते हैं और ये क्या कहलाता है आपका इरिटेंट डर्मेटाइटिस कंडीशन कहलाती है। Some allergen get dissolved and enter the body combined with the mast cell. The mast cell then liberate किनिन एंड हिस्टामिन। ठीक है, तो किनिन और हिस्टामिन क्या है, ठीक है, ये क्या है, दोनों के दोनों ये न्यूरो रिसेप्टर है जो कि क्या करते हैं कहीं पर भी एक्सेसिव म्यूकस का जो है डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, मेनली जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सेसिव सिक्रीशन के लिए, रिजल्टिंग इन द एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो इनकी वजह से भी जो है एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस होता है। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस की मेनली दो कैटेगरी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो पहला इरिटेंट की वजह से और दूसरा एलर्जन की वजह से। ठीक है, तो एलर्जन और इरिटेंट डर्मेटाइटिस आर द टू कॉमन टाइप्स कह सकते हैं हम ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की या साइन एंड सिम्टम की। ईचिंग, इरिटेशन ऑफ स्किन, ड्राई स्केली स्किन विथ स्मॉल ब्लिस्टर्स। ठीक है, पेन, वीपिंग स्किन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्किन लीजन मोस्टली इन द हैंड, फोर आर्म, फेस एंड दीज पार्ट आर मोर ऑफ्टन एक्सपोज टू पोटेशनली केमिकल। ठीक है, तो मेनली जो है फेस पर और हाथों पर जो है ये इस तरह के साइन एंड सिम्टम इस तरह का जो है ये बन जाते हैं लेजन्स। ठीक है, अब पेन, वीपी स्किन यानी इस तरीका की जो है उसको अगर कभी भी कहीं पर भी जो है ये लेशंस को इनको जो है अगर इनको पंच किया जाए तो ये क्या करेंगे, यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा वाटर का सिक्रीशन होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके वीपी स्किन कहलाते हैं। ठीक है, तो मेनली कहाँ देखने को मिलता है, हैंड, फोर आर्म एंड फेस, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। विथ क्रैक एंड द एब्रेशन इन स्किन, सुपर एडेड इन्फेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल, वॉजिंग ऑफ सिम्टम्स इन केस ऑफ इन्फेक्शन। अगर इनमें जो है इनको ज़्यादा टाइम तक अगर पे ध्यान नहीं दिया जाए, कोई जो है प्रिकॉशंस नहीं लिए जाएँ, ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो यहाँ पर इन्फेक्शन भी डेवलप्ड हो सकता है और इन्फेक्शन डेवलप्ड होने के बाद जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम द स्किन लीशंस, फीवर एंड इंक्रीज इन द पेन, दीज आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन मोस्ट कॉमन है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या है, कितने टाइम से केमिकल से एक्सपोजर हो रहा है, कौन सी केमिकल से एक्सपोजर हो रहा है, ये सब आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन की। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन यानी हेड टू टो कंप्लीट एग्जामिनेशन, ठीक, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा एरिया ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है और कौन से एरिया पे जो है ज़्यादा साइन एंड सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे जो एग्जामिनेशन में नॉर्मल ब्लड टेस्ट, सीबीसी, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर, डायबिटीज़ की कंडीशन है, तो ये सब जो है कंडीशन वो ज़्यादा फिर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो इनके लिए जो है नॉर्मल ब्लड रूटीन टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन की, तो यहाँ प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे, बट प्रिवेंशन अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सके तो इंडस्ट्री में इसको प्रिवेंट किया जाए, होने ना दिया जाए। सबसे पहला वियर पीपीई, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव
इक्विपमेंट या आइटम जो होते हैं, मास्क, ग्लव्स, ठीक है, ये सब पहनना ज़रूरी है। स्पेशली ग्लव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर ग्लव्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज़र होता है वो हैंड्स को ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड एक्सपोजर टू द इरिटेंट एंड एलर्जन केमिकल इन द इंडस्ट्री, केमिकल्स इन आएगा इन इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीन द स्किन आफ्टर एक्सपोजर। क्लींजर शुड बी सॉफ्ट बट इफेक्टिव टू रिमूव द केमिकल इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमेशा जो है वो क्लीन कर लेना चाहिए अगर एक्सपोजर हो जाता है तो एज सुन एज पॉसिबल यूजिंग रनिंग वाटर, ठीक है। रनिंग वाटर में जो है उसको वॉश आउट करना चाहिए। टॉपिकल एप्लीकेशन बैरियर क्रीम शुड बी डन, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हो सके तो ऑयल वगैरह, अगर ऐसा कुछ तो जो है बैरियर क्रीम लगा के ग्लव्स पहन कर अगर काम करें तो रिस्क कम होती है एक्सपोजर होने की, कि वो केमिकल जो है वो हमारे स्किन के अंदर तक चला जाए। हैंडल द केमिकल विद द कॉन्शियस केयर, ठीक है। कॉन्शियसली वर्क करना चाहिए, ज़्यादा केयर के साथ उसको हैंडल करना चाहिए। परफॉर्म हैंड वॉशिंग आफ्टर रिमूव ग्लव्स एंड पीपी। अगर कुछ भी पीपी ये सब पहना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट प्रोटेक्शन होगी। जब भी जो है ग्लव्स वगैरह को यूज़ करने के बाद निकाला जाए तो उसके बाद हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है या हेल्थ एजुकेशन देना ज़रूरी है। यूज़ लूजिंग फिटिंग क्लॉथ मेड अप ऑफ कॉटन, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं क्लोथिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो है इस तरह के क्लोथिंग रखी जाए जिसमें कम से कम डिस्कम्फर्ट हो, कम से कम स्वेटिंग हो, अगर टाइट फिटिंग क्लोथिंग है तो वो ज़्यादा जो है इरिटेशन को बढ़ाती है, कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो उसकी अपेक्षा सजेस्ट किया जाता है कि लूज फिटिंग क्लॉथ मेड अप ऑफ कॉटन ये उनको पहनने चाहिए। अवॉइड कॉस्मेटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कॉस्मेटिक एप्लीकेशन बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में फर्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ बैरियर क्रीम कंटेनिंग केरामाइड और द डाइमेथोकोन, ठीक है। ये जो है कॉमन बैरियर क्रीम्स होती हैं जो यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम आल्सो मे बी यूज़फुल, एग्जांपल बेटामेथासोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम है जो कि जो अगर कहीं पर रेडनेस, स्वेलिंग, इस तरह की इचिंग, ये सब साइनिंग सिम्टम है तो उनको रिलीव करने के लिए हेल्पफुल है। एंटी हिस्टामिन एजेंट जो है वो डाइफेनहाइड्रामाइन और सेट्रिजिन, ये कॉमन जो है एंटी हिस्टामिन है, हिस्टामिन के सिक्रेशन को कम करते हैं, उसकी वजह से एलर्जी, तो ये एलर्जिक रिएक्शन या इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होता है, ठीक है। NSAID जो है यूज़ की जा सकती है अगर पेन है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है उस कंडीशन में। एडिक्वेट हाइड्रेशन हेल्प टू मेंटेन मॉइस्चर एंड प्रिवेंट ड्राइनेस, ठीक है। तो मॉइस्चर, एडिक्वेट मॉइस्चर होना ज़रूरी है, एडिक्वेट फ्लूइड होना ज़रूरी है। अदरवाइज ड्राइनेस की वजह से जो है स्किन क्रैकल्स हो सकते हैं और स्किन क्रैकल्स जो है ज़्यादा पेनफुल होते हैं और एंजाइटी को बढ़ाते हैं, सीवियरिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले आता है नर्सिंग असेसमेंट, असेसमेंट फॉर स्किन चेंज, असेसमेंट लेवल ऑफ एंजाइटी डिस्कम्फर्ट, असेसमेंट साइन एंड सिम्टम्स फॉर इन्फेक्शन, असेसमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो एक कॉमन असेसमेंट किए जाते हैं। हम बात कर लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट फॉर द स्किन रिलेटेड टू ब्लिस्टर एंड इरोजन, ठीक है। तो मेन जो है एक्यूट पेन डिस्कम्फर्ट होगा, है ना। तो ब्लिस्टर अगर किसी को बन रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि पेन हो सकता है, वहाँ पर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर नर्सिंग गोल क्या होगा, टू रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या किए जा सकते हैं, सबसे पहले तो पेन और डिस्कम्फर्ट जो है उसका असेसमेंट किया जाए, एग्जैक्ट कोर्स जानने की कोशिश की जाए, पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो दी जाए, ठीक है। उसके अलावा डाइवर्शनल थेरेपी जो है, म्यूजिक थेरेपी, इस तरह की थेरेपीज़ जो है वो दी जाए ताकि पेशेंट का जो है वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पेन से डाइवर्ट किया जा सके। नेक्स्ट, एंजाइटी रिलेटेड टू फिजिकल अपीरियंस ऑफ स्किन एंड द प्रोग्नोसिस। तो एंजाइटी जो है वो, एंजाइटी अगर है बहुत ज़्यादा तो उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए भी क्या किया जाएगा, सबसे पहले उसकी एंजाइटी किस वजह से हो रही है, हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो, ठीक है। तो नॉलेज इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है।
उसके अलावा कंफर्टेबल पीसफुल एनवायरनमेंट उसको दिया जाए, है ना। कोई केमिकल, कोई जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जिसकी वजह से इचिंग कम हो, इस तरह की उसको दिया जाए, ठीक है। रात में जो है हो सकता है कि माइल्ड सेडेटिव प्रिस्क्राइब की जाए ताकि अच्छी नींद आए, ठीक है, और एंजाइटी को कम किया जा सके। तो ये कॉमन इंटरवेंशन है जो एंजाइटी को रिलीव करने के लिए किए जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और मोटिवेशन एनकरेजमेंट करना, ये सब एंजाइटी को रिलीव करने के लिए इंटरवेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू रप्चर्ड ब्लिस्टर एरिया ऑफ द स्किन, ठीक है। तो इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी तो जो है वो डिस्टर्ब हो ही जाती है, इम्पेयर्ड हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है क्या हो रहे हैं, ब्लिस्टर बन रहे हैं या स्किन के अंदर जो है चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, यानी वापस से नॉर्मल लेवल पे उसको लेके आना। इसके लिए सबसे पहले जो है इंडिविजुअल का हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। एडिक्वेट हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो है इंटरवेंशन किए जाते हैं। फिर दूसरा जो है इंडिविजुअल को उसका मॉइस्चर प्रॉपर मेंटेन रहे, ड्राइनेस ना हो, ठीक है। तो उसके लिए फ्लूइड इंटेक को एनकरेज करना है। इसके अलावा जो मॉइस्चर क्रीम प्रिस्क्राइब की जाती है वो वहाँ पर अप्लाइड की जाती है। उसके अलावा जो भी कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम है, ठीक है, इस तरह की जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो एडिक्वेट ROM एक्सरसाइज, इन सब के बारे में पेशेंट को बताना है। तो ये इंटरवेंशन इसमें किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर किसी भी तरह का कहीं पर जो है अगर ड्रेसिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जो है वुंड बढ़ता जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर इन्फेक्शन डेवलप्ड हो रहा है तो उसका जल्दी आइडेंटिफिकेशन करके एंटीबायोटिक थेरेपी जो है ये सब देनी चाहिए, ताकि जो है स्किन में जो लेशन हो रहे हैं, जहाँ पर भी ब्लिस्टर वगैरह हो रहे हैं, वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन डेवलप ना हो। नेक्स्ट हम बात करें रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है क्या किया जाए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो है आर्टिफिशियल जो है एक तरह की बैरियर क्रीम लगाई जाए ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बने, ठीक है। उसके अलावा और क्या इंटरवेंशन होंगे कि इन्फेक्शन के रिगार्डिंग हाइजीन को मेंटेन किया जाए, ठीक है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन दिए जाएं, ठीक है। तो ये सब जो है अगर एंटीबायोटिक थेरेपी प्रिस्क्राइब्ड है तो वो मेडिकेशन उनको दिए जाएं। तो ये सब जो है रिस्क फॉर इन्फेक्शन उसको मिनिमाइज़ करते हैं। नेक्स्ट, डेफिशिएट फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉसेज रिलेटेड टू लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द डेनोटेटेड स्किन, ठीक है। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एडिक्वेटली मेंटेन करने के लिए सबसे पहले इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना चाहिए। इनटेक आउटपुट से पता चलता है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एनकरेज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ओरली हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर पेशेंट ओरली नहीं ले रहा है तो इस कंडीशन में नहीं है कि ओरली ले सके, तो फिर उसको इंट्रावीनस जो है फ्लूइड दिया जाए। तो ये कॉमन इंटरवेंशन है जो कि फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू अपीयरेंस ऑफ स्किन। तो डिस्टर्ब बॉडी इमेज जो है वो हो सकती है क्योंकि यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं स्किन में, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग नर्सिंग गोल क्या होगा, टू इम्प्रूव द सेल्फ इमेज, ठीक है। सेल्फ इमेज जो है उसकी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसको ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उसको जो है मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि जो भी कंडीशन है वो कंडीशन कभी भी परमानेंट नहीं होती। चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं आपको डिजीज़ की वजह से, पर ये चेंजेस वापस से सही भी हो सकते हैं, आप वापस नॉर्मल लेवल पे भी हो सकते हो। तो ये जो है पर्टिकुलर परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी एडिक्वेट इंटरवेंशन है वो किए जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में बॉडी इमेज को मेंटेन करने के लिए जो है यहाँ पर ग्राफ्टिंग सर्जरी भी की जाती है, ठीक है। तो ये कॉमन इंटरवेंशन है जो इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन की। अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक्जिमा हो सकता है, परमानेंट स्किन चेंजेस हो सकते हैं,
और मेंटल डिसऑर्डर, इन सब की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूस अगर एंजाइटी हो रही है, इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो वो मेंटल डिस्टर्बेंस को कोज करता है, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, वर्क में कोई कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। ठीक है। उसके अलावा अगर बॉडी इमेज जो है, अगर परमानेंट स्किन चेंजेस हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी इमेज को भी जो है डिस्टर्ब करते हैं, और उसकी वजह से जो है एक कंटिन्यूस मेंटल डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब जो है टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।